नमस्कार, मैं देवलाल चौधरी गंडापुर। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल पेंशन वर्स है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर ज़रूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए अभी पेंशन वर्स को सब्सक्राइब करें। आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं ताकि पेंशन से जुड़ी अहम जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। अगर आप ऐसी महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि पेंशन से जुड़ी आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस मुद्दे को मजबूत बनाती है और लाखों पेंशन धारकों तक सच पहुंचाने में मदद करती है। तो बिना समय गंवाए आइए आज के इस खास विश्लेषणात्मक एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रेलवे कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस समय जो सबसे बड़ी तस्वीर बन रही है उसमें राहत, उम्मीद, प्रतीक्षा और सावधानी, ये चारों बातें एक साथ दिखाई देती हैं। 25 मार्च 2026 के आसपास का ये दौर इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एक तरफ रेलवे रनिंग स्टाफ के भत्तों में संशोधन का रास्ता साफ हुआ है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अगली किस्त को लेकर इंतजार बना हुआ है। इस पूरे विषय को समझने के लिए जरूरी है कि जो आदेश जारी हो चुका है उसे उसी रूप में समझा जाए और जो फैसला अभी प्रतीक्षा में है उसे संभावना के रूप में ही देखा जाए। यही संतुलित दृष्टि सबसे उपयोगी है, क्योंकि इस समय बहुत सी अधूरी और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई जानकारी भी लोगों के बीच घूम रही है। सबसे पहले रेलवे रनिंग स्टाफ की बात करें तो ये लंबे समय से उठाई जा रही मांगों में से एक प्रमुख मुद्दा था। रनिंग स्टाफ के लिए किलोमीटर आधारित भत्ता केवल एक अतिरिक्त भुगतान नहीं होता, बल्कि उनकी सेवा की प्रकृति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, मोटरमैन, शंटिंग स्टाफ और ट्रेनों के संचालन से जुड़े अन्य कर्मचारी सामान्य डेस्क जॉब नहीं करते। उनकी ड्यूटी लगातार गतिशील होती है, समय अनिश्चित रहता है, जिम्मेदारी भारी होती है और ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सीधे उनके काम से जुड़ी होती है। ऐसे में रनिंग अलाउंस या किलोमीटर अलाउंस उनके काम की प्रकृति का मान्यता प्राप्त आर्थिक घटक है। जब 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचा था, तब से ये मांग और तेज हुई थी कि रनिंग स्टाफ के किलोमीटर अलाउंस और अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटरेज जैसी दरों में भी संशोधन होना चाहिए। दूसरे कर्मचारियों के कुछ यात्रा संबंधी भत्तों में संशोधन हो चुका था, लेकिन रनिंग स्टाफ के मामले में ये लंबित बना रहा। इसी कारण कर्मचारी संगठनों और मान्यता प्राप्त फेडरेशनों ने बार बार ये मुद्दा उठाया कि अगर महंगाई भत्ता बढ़ चुका है तो उससे जुड़े रनिंग अलाउंस भी उसी अनुपात में संशोधित किए जाएं। अब 20 मार्च 2026 के आदेश के बाद ये स्थिति बदलती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि रेल में रनिंग स्टाफ के बीच इस खबर को एक वास्तविक राहत के रूप में देखा जा रहा है। इस आदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात केवल बढ़ोतरी नहीं, बल्कि उसकी प्रभावी तिथि है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार ये संशोधन 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना गया है। इसका अर्थ ये है कि कर्मचारियों को केवल आगे की अवधि में बढ़ी हुई दर का लाभ ही नहीं मिलेगा, बल्कि पिछली अवधि का अंतर भी देय हो सकता है। यही बिंदु इस आदेश को साधारण प्रशासनिक सूचना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। जब कोई वित्तीय लाभ पीछे की तारीख से लागू किया जाता है तो उसका दायरा बढ़ जाता है और कर्मचारी उसे वास्तविक आर्थिक राहत के रूप में महसूस करते हैं। यही कारण है कि ये खबर रेलवे के हजारों लाखों कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण बन गई है। ये फैसला अचानक नहीं आया, इसके पीछे लंबे समय की मांग, विभागीय परीक्षण, वित्तीय जांच और मंजूरी की प्रक्रिया रही है। ऐसे मामलों में पहले कर्मचारी संगठन अपनी बात रखते हैं, फिर मामला प्रशासनिक स्तर पर जाता है, फिर वित्तीय प्रभाव का परीक्षण होता है और उसके बाद ही अंतिम आदेश निकलता है। इसलिए देरी होना असामान्य नहीं माना जाता, लेकिन कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अंततः आदेश सामने आया और उसने ये साबित किया कि लगातार और तार्किक तरीके से उठाई गई मांग पर सकारात्मक निर्णय संभव है। ये संदेश आगे की अन्य मांगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है कि क्या इस संशोधन को 50% डीए-डीआर मर्जर का संकेत माना जाए? इस विषय पर सावधानी जरूरी है। अभी तक ऐसा कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि डीए या डीआर का मर्जर घोषित हो गया है। इसलिए इस समय मर्जर को तय मान लेना गलत होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 50% की सीमा पार होने के बाद संरचना में कुछ स्तरों पर बदलाव की आवश्यकता को गंभीरता से लिया गया है। रनिंग स्टाफ के भत्तों में संशोधन इसी बात का संकेत है कि वित्तीय ढांचे के कुछ हिस्सों पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इससे भविष्य में मर्जर की मांग को निश्चित रूप से तार्किक आधार मिलता है, लेकिन अभी इसे केवल चर्चा और संभावित मांग के स्तर पर ही देखना चाहिए। रेलवे कर्मचारियों के बीच ये भावना भी मजबूत हुई है कि जब एक महत्वपूर्ण मांग पर आदेश निकल सकता है तो आगे अन्य भत्तों, वित्तीय राहतों और संरचनात्मक बदलावों पर भी दबाव बढ़ेगा।
यही वजह है कि अब 50% डीए पार होने के बाद केवल रनिंग स्टाफ ही नहीं बल्कि अन्य श्रेणियों के कर्मचारी भी ये देख रहे हैं कि क्या आगे चलकर भत्तों की व्यापक समीक्षा, अतिरिक्त राहत या 8वें वेतन आयोग से पहले अंतरिम आर्थिक समायोजन जैसे विषयों पर भी प्रगति होगी। फिलहाल इन विषयों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन रेलवे रनिंग स्टाफ के लिए जारी आदेश ने ये जरूर दिखा दिया है कि वित्तीय संशोधन असंभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हर जरूरी और भरोसेमंद जानकारी आपको समय पर मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना जरूरी है। बहुत से लोग बाद में पूछते हैं कि आदेश कब आया, किस तिथि से लागू हुआ, एरियर बनेगा या नहीं। सही समय पर सही अपडेट मिलने से भ्रम भी कम होता है और अपने हक की समझ भी मजबूत होती है। इसलिए लगातार जुड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब दूसरी बड़ी चर्चा की ओर आते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कहीं ज्यादा व्यापक महत्व रखती है, और वो है जनवरी 2026 से देय डीए और डीआर की अगली किस्त। मौजूदा स्थिति के हिसाब से कर्मचारियों को 58% डीए और पेंशनर्स को 58% डीआर के आधार पर भुगतान मिल रहा है। 25 मार्च 2026 तक जो चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है वो ये है कि अगली किस्त में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ये दर 60% तक पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि 25 मार्च 2026 तक इसकी कोई आधिकारिक कैबिनेट मंजूरी या पीआईबी घोषणा सामने नहीं आई थी। इसलिए इसे अंतिम घोषित बढ़ोतरी नहीं बल्कि मजबूत संभावना और प्रतीक्षित निर्णय के रूप में देखना चाहिए। यही वो जगह है जहां बहुत से भ्रम पैदा होते हैं। कुछ लोग 60% डीए डीआर को ऐसे बता रहे हैं जैसे आदेश जारी हो चुका हो, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि इस पर अब भी औपचारिक घोषणा का इंतजार है। फिर भी 2% बढ़ोतरी की संभावना इसलिए चर्चा में है क्योंकि पिछली गणनाओं और डीए के सामान्य पैटर्न के आधार पर यही अनुमान उभर कर आया है। इसलिए इस विषय को समझते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। न तो इसे पूर्णतः निश्चित मानना चाहिए और न ही इसे असंभव समझना चाहिए। जब तक औपचारिक आदेश न आए, सबसे सही बात यही है कि इसे संभावित राहत के रूप में देखा जाए। यदि ये 2% बढ़ोतरी स्वीकृत होती है और 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाती है, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को जनवरी से लाभ मिलेगा। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ ये है कि यदि आदेश मार्च के अंत, अप्रैल की शुरुआत या उसके बाद भी जारी होता है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च का अंतर एरियर के रूप में बन सकता है। यही कारण है कि 60% डीए डीआर की चर्चा केवल प्रतिशत बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि 3 महीने के संभावित बकाये को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। लेकिन यहाँ भी यथार्थवादी समझ जरूरी है। एरियर होगा तो उसकी राशि हर व्यक्ति के लिए अलग होगी, क्योंकि वो बेसिक वेतन या बेसिक पेंशन पर निर्भर करती है। जिनकी बेसिक राशि अधिक है उन्हें ज्यादा अंतर दिखेगा, जिनकी बेसिक राशि कम है उनके लिए ये अंतर अपेक्षाकृत सीमित रहेगा। इसलिए एरियर को बहुत बड़ी या चमत्कारी राशि मान लेना सही नहीं होगा। असली और स्थायी राहत आगे हर महीने मिलने वाले बढ़े हुए डीए डीआर से आएगी। यही वो हिस्सा है जो लंबे समय तक मासिक आय को प्रभावित करता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए केवल वेतन पर्ची में जोड़ने वाला 1% नहीं होता। बढ़ती महंगाई के समय यही वो घटक होता है जो सैलरी की वास्तविक क्रय शक्ति को कुछ हद तक संतुलित करता है। राशन, रसोई गैस, दूध, किराया, बच्चों की पढ़ाई, आना जाना, बिजली, पानी और दवाइयों जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 2% का अतिरिक्त डीए मामूली दिख सकता है, लेकिन परिवार के बजट में उसका वास्तविक महत्व होता है, खासकर तब जब महंगाई लंबे समय से दबाव बनाए हुए हो। पेंशनर्स के लिए डीआर का महत्व और भी ज्यादा व्यावहारिक है, क्योंकि उनकी आय सामान्यतः तय होती है और अतिरिक्त कमाई की संभावना सीमित रहती है। जिन लोगों की पूरी मासिक व्यवस्था पेंशन पर निर्भर है, उनके लिए हर बढ़ोतरी महत्वपूर्ण होती है। बहुत से पेंशनर्स के लिए दवा, इलाज, जांच, घरेलू सहायता और नियमित खर्च पहले से ही चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में डीआर की संभावित 2% वृद्धि भले बहुत बड़ी न हो, लेकिन इसे कम करके भी नहीं देखना चाहिए। जिनकी बेसिक पेंशन ज्यादा है उन्हें इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और जिनकी पेंशन कम है उनके लिए भी ये राहत का एक उपयोगी हिस्सा बनेगी। यही वजह है कि 60% डीए डीआर की संभावित घोषणा को संतुलित नजरिए से देखना चाहिए। ये न तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार है और न ही इसे महत्वहीन कहा जा सकता है। ये एक वास्तविक, व्यावहारिक और उपयोगी राहत हो सकती है, अगर सरकार इसे मंजूरी देती है। 25 मार्च 2026 की स्थिति में सबसे सही निष्कर्ष यही है कि रेलवे रनिंग स्टाफ के भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर ठोस आदेश जारी हो चुका है और उसका लाभ पिछली तारीख से मिल सकता है। 50% डीए डीआर मर्जर पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है, जिससे डीए डीआर 60% तक पहुंच सकता है, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा अभी प्रतीक्षित है। यदि ये मंजूरी मिलती है तो जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाने पर 3 महीने तक का एरियर बन सकता है।
यही इस समय की सबसे उपयोगी, साफ और भरोसेमंद तस्वीर है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई नया आदेश आए आपको सबसे पहले स्पष्ट और तथ्य आधारित जानकारी मिले, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल ऑन कीजिए और जुड़े रहिए। सही जानकारी सही समय पर मिलना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग समय पर अपडेट लेते हैं वो भ्रम से बचते हैं और अपने हक से जुड़ी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आने वाले दिनों में डीए, डीआर, रेलवे भत्ते, मर्जर, वेतन आयोग और पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत सामने आ सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, दस्तावेज आधारित जानकारी पर भरोसा रखिए और हर अपडेट को समझदारी से देखिए। आज की इस जानकारी में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।